नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के रेल यात्रियों को बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया हुआ है। इसलिए आज जो रेल बजट पेश हुआ है, उसका पहला विचारणीय सवाल यह है कि विकास, सुविधा और सुरक्षा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ऐसा कुछ क्या किया है जिससे हम सपने की तरफ बढ़ता हुआ महसूस करें। मुंबई अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए एसपीवी रजिस्टर होने की एक बात है, स्टेशनों को आधुनिक वाईफाई से लेस करना दूसरी बात है, 3 साल में सभी को कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य और यात्री मालगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाना तीसरी बात है। आधुनिकीकरण में पूंजी के नए जुगाड़ की घोषणा भी अहम बात है। उस नाते सुरेश प्रभु ने अपने विजन में बुनियादी ढांचे की जो चिंता की है, उससे लगता है कि दिशा सही है। सुरेश प्रभु काम और उम्मीद की कसौटी में खरे हैं। भाड़े में किसी तरह की बढ़ोतरी न होना तात्कालिक तौर पर आम आदमी के लिए फायदेमंद है, मगर इसे बढ़ाने का आधार भी नहीं था। ईंधन व डीजल की कीमतों में गिरावट और मंदी के कुल माहौल में बढ़ोतरी करना महंगा पड़ता। रेल मंत्री ने कमाई बढ़ाने और रेल चलाने के अनुपात को 92% पर रोकने का जो लक्ष्य बनाया है, वह आर्थिकी की मंदी में मुश्किल है। हाँ, रेल बजट से यह फिर एहसास हुआ है कि आर्थिकी में तेजी नहीं है। रेल का रेवेन्यू उम्मीद के अनुसार नहीं बढ़ा और आगे के लिए भी यदि ऊंचा लक्ष्य नहीं है तो यह मंदी का प्रमाण है। संदेह नहीं कि एनडीए सरकार को रेलवे मरती अवस्था में मिली है। नई जान फूंकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरेश प्रभु को दायित्व दिया और लक्ष्य बुलेट ट्रेन का बनवाया, पर इस बंदिश के साथ कि निजीकरण नहीं होगा। मोटे तौर पर इस रेल बजट में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बड़े इरादे बनाए गए हैं। एक रोड मैप बना है और बुजुर्ग महिलाओं को खास सुविधा देने की हल्की फुल्की लोक लुभाव कोशिश है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा हैरान परेशान हैं। उन्होंने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का मसला सबसे पहले उठाया था। राहुल गांधी 2 बार हैदराबाद और 1 बार जेएनयू में गए। इसके बावजूद ऐवान में बहस हुई तो कांग्रेस पिट गई। दरअसल कांग्रेस में जेएनयू मसले पर एक राय नहीं होने की वजह से पार्टी बैकफुट पर आई और उसे नुकसान हुआ। कांग्रेस के माहिरीन जराये का कहना है कि पार्टी के ज्यादातर रहनुमा मानते हैं कि राहुल को जेएनयू नहीं जाना चाहिए था, इससे नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई के लिए ही राहुल गांधी ने कल ऐवान ज़ेरी में बयान नहीं दिया। राहुल को मशवरा दिया गया था कि उन्हें ऐवान में बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐवान में भी बोलते हैं तो जेएनयू मामले में हुआ नुकसान कई गुना बढ़ जाएगा। तभी वो ये बात कहकर निकल गए कि वो बोलना चाहते हैं लेकिन बीजेपी उन्हें बोलने नहीं देगी। सोनिया गांधी भी इससे दूरी बनाए रही। कांग्रेस बिना तैयारी के थी, जिसका फायदा बीजेपी को मिला और 2 इलाकाई जमातों ने भी इसका फायदा उठाया। बीजेपी ने इस पूरी बहस को मुहिब्बे वतनी की बहस में बदल दिया और कांग्रेस को दहशतगर्दों का हमदर्द साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी जानिब बीएसपी ने जेएनयू को छोड़कर हैदराबाद में रोहित वेमुला की खुदकुशी का मसला उठाया और अपने दलित मफाद के चैंपियन के तौर पर पेश किया। इस बहस का फायदा उठाने वाली तीसरी पार्टी तृणमूल कांग्रेस रही, जिसके रुकने पार्लियामेंट सौगता बोस के बयान की सभी ने तारीफ की। कांग्रेस आलाकमान अरविंद केजरीवाल को लेकर काफी संजीदा और फिक्रमंद है। कांग्रेस का मीडिया महकमा और सोशल मीडिया महकमा 24 घंटे केजरीवाल की खामियां तलाशने और उसे मीडिया में हाईलाइट करने में लगा है। राहुल के साथ जुड़े एक करीबी जराये का मानना है कि दलित और मुस्लिम वोट को लेकर केजरीवाल की सियासत ने पार्टी के आलाकमान की नींद उड़ाई है। इसमें कबायली सियासत का पहलू भी जुड़ चुका है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सामाजिक प्रोग्राम और माओ नवाजों के तई हमदर्दी रखने वाली सोनी सोरी पर हमला हुआ तो कांग्रेस रहनुमाओं से पहले केजरीवाल ने इस पर तंकीद की। उन्होंने खुसूसी तैयारे से सोनी सोरी को दिल्ली बुलाने और प्राइवेट अस्पताल में इलाज का इंतजाम किया। इससे छत्तीसगढ़ के एक बड़े ग्रुप के बीच केजरीवाल की मकबूलियत बढ़ी है। इसी तरह केजरीवाल ने एक कदम आगे बढ़कर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खुदकुशी करने वाले तालिब इल्म रोहित वेमुला के भाई राजा वेमुला को सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के कई रहनुमा मान रहे हैं कि केजरीवाल का ये दांव पंजाब इंतखाबात के लिए मास्टर स्ट्रोक होगा। पंजाब
पंजाब में 30% के करीब दलित आबादी है। उनके बीच केजरीवाल ने खुद को मजबूत किया है। जिन सूबों में भी कांग्रेस का बीजेपी या बीजेपी की हिमायती पार्टी से सीधा मुकाबला है, वहां केजरीवाल खुद को एक ताकत बनाने की कोशिश में है। दिल्ली के बाद पंजाब, छत्तीसगढ़, हिमाचल, गुजरात और राजस्थान पर उनकी नजर है। वैसे तो कांग्रेस की कयादत वाली यूपीए हुकूमत के दौर में पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह का तनाजा खूब सुर्खियों में रहा था। दोनों के दरमियान हुकूमत की नक्सल पॉलिसी को लेकर इख्तलाफात थे, लेकिन दहशतगर्दी के मामले में दोनों ने एक जैसा रुख दिखाया है। पी चिदम्बरम ने वही गलती दोहराई है जो दिग्विजय सिंह ने 2012 के उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से पहले की थी और कांग्रेस का भट्टा बैठाया था। चिदम्बरम ने ऐवान पर हमले के मुलजिम अफजल गुरु को हुई फांसी की सजा पर सवाल उठाए हैं। जेएनयू में अफजल की हिमायत में हुए प्रोग्राम को लेकर चल रहे तनाजे के बीच चिदम्बरम ने कहा है कि ऐवान पर हुए हमले में अफजल के शामिल होने पर शको शोबा है, यानी वो हमले में नहीं भी शामिल हो सकता है। इतना ही नहीं, चिदम्बरम ने ये भी कहा कि कोई भी शख्स ये सोच सकता है कि अफजल के फैसले में गलती हुई है। कांग्रेस के कई रहनुमा मान रहे हैं कि चिदम्बरम ने दिग्विजय वाली गलती दोहराई है। गौरतलब है कि ऐसी ही गलती दिग्विजय सिंह ने की थी। उन्होंने बटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आजमगढ़ जाकर कहा था कि बटला हाउस में मारे गए नौजवानों को लेकर सोनिया गांधी काफी परेशान हुई थी। उनके इस बयान ने उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में राहुल गांधी की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। हालांकि तब चिदम्बरम उनके इस बयान से मुत्तफिक नहीं थे। उन्होंने कहा था कि बटला हाउस में बेगुनाह नहीं बल्कि दहशतगर्द ही मारे गए हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। वजीर रेल सुरेश प्रभु ने आज अपना दूसरा रेल बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने लोगों को लुभाने वाले ढेर सारे मंसूबों का ऐलान किया। गुज़िश्ता कई रेल बुजरा की बनाई रिवायत पर चलते हुए सुरेश प्रभु ने मुसाफरी किराए और माल भाड़े में कोई इजाफा नहीं किया। उन्होंने अपने दूसरे और बेहद ज्यादा उम्मीदों से जुड़े बजट में कई बड़े हदफ तय किए। वजीर रेल ने कहा कि आइंदा 3 साल में हर ट्रेन में हर वक्त कंफर्म टिकट मुहैया होगी। उन्होंने 2020 तक 95% गाड़ियों को वक्त से चलाने का हदफ तय किया। इसके लिए रेलवे मुसाफरी गाड़ियों और मालगाड़ियों की स्पीड बढ़ाएगी। वजीर रेल ने सभी उन क्रॉसिंग्स को खत्म करने का ऐलान किया है जिन्हें इंसान चलाते हैं। उन्होंने खवातीन, बुजुर्गों और सहाफियों वगैरह के लिए कई सहूलियात का ऐलान किया। वजीर रेल ने बुनियादी ढांचे में सुधार के बारे में बताते हुए कहा कि मेक इन इंडिया के तहत 2 नई रेल फैक्ट्रियां लगेंगी। आम लोगों की सहूलियात बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अब 139 नंबर पर फोन करके भी टिकट कैंसिल कराए जा सकते हैं। वजीर रेल ने रेलवे में कामकाज में शफाफियत लाने के लिए तकनीक के भरपूर इस्तेमाल का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि रेलवे की खरीद और तकर्रुरी ऑनलाइन ही होगी। रेलवे के मंसूबे वक्त से पूरे हों, इसके लिए ड्रोन से निगरानी की जाएगी। वजीर रेल ने रेलवे का बचत और खर्च का लेवल 92% पर रखने का हदफ तय किया। वजीर रेल सुरेश प्रभु ने 4 नई ट्रेनें शुरू की है। अंत्योदय, हमसफर, तेजस और उदय नाम से इन ट्रेनों को शुरू किया जाएगा। अंत्योदय आम लोगों के लिए शुरू की जा रही है। इसका ऐलान करते हुए वजीर रेल ने कहा कि सबका साथ सबका विकास इस हुकूमत के लिए सिर्फ नारा नहीं है बल्कि उसकी अव्वलियत है। हमसफर ट्रेन पूरी तरह से AC3 की होगी, जिसमें खाने के मुतबादिल का इंतजाम किया होगा और किराए से ही इसका खर्च निकालने का मंसूबा है। तेजस हिंदुस्तानी रेलवे का मुस्तकबिल का चेहरा दिखाने वाली सर्विस है। इन ट्रेनों की रफ्तार 130 किलोमीटर फी घंटा होगी और इसमें ऑन बोर्ड मुसाफिरों के मुतालबात पर एंटरटेनमेंट, खाना पीना और वाईफाई वगैरह की सहूलत दी जाएगी। उदय मंसूबे के जरिए जिन रास्तों पर मसरूफियत ज्यादा है वहां पर डबल डेकर ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे मुसाफिरों की सहूलत को 40% तक का बढ़ाया जा सकता है।
फिल्म अदाकार संजय दत्त आज पुणे की यरवदा जेल से रिहा हो गए। मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों से जुड़े हुए एक मामले में संजय दत्त को 5 साल की सजा हुई थी। अदालत उज़्मा से सजा की तस्दीक होने के बाद संजय दत्त 2013 से जेल में बंद थे। उन्हें आज सुबह जेल से रिहा किया गया। रिहाई के बाद उन्होंने कहा कि वो दहशतगर्द नहीं है और उनको मुंबई के हमले से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो टाडा कोर्ट से बरी हुए थे और उनको आर्म्स एक्ट में सजा हुई है। संजय दत्त ने कहा कि अब जाकर उन्हें आजादी महसूस हो रही है, जिसके लिए वो 23 साल से तरस रहे थे। जेल से निकलकर संजय दत्त ने तिरंगे झंडे को सलाम किया और कहा कि ये सरजमीन मेरी माँ है और मैं हिंदुस्तान की सरजमीन से प्यार करता हूँ। तिरंगा मेरी जिंदगी है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। कहा जा सकता है कि अच्छी नीयत और भरपूर मेहनत के साथ रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वर्ष 2016-17 का रेल बजट पेश किया है। यात्रियों को नई सुविधाओं, सेवाओं व सुरक्षा को लेकर कुछ घोषणा और आगे के लिए नई पहल की बात हुई है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। वजीर रेल सुरेश प्रभु ने अपना दूसरा बजट जबरदस्त वाहवाही वाला पेश किया है। ये इंतखाबी साल नहीं है, इसके बावजूद बजट देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुल्क में आम इंतखाबात होने वाले हैं। इसकी वजह यह है कि रेलवे की माली सेहत सुधारने, उसके लिए इक्तसादी वसाइल जुटाने, उसे हाईटेक बनाने और कमाई और खर्च का लेवल कम करने की कोशिशों की बजाय वजीर रेल ने मुसाफरी को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। वजीर रेल ने अपने दूसरे बजट में मुसाफरी किराए और माल भाड़े में इजाफा नहीं किया है। हालांकि वो पहले कह चुके हैं कि ये ऐसा काम नहीं है जो सिर्फ बजट में ही किए जा सकते हैं, यानी हुकूमत बीच में भी कभी इसमें इजाफा कर सकती है। बहरहाल मुसाफरी किराया और माल भाड़ा नहीं बढ़ाना है, लेकिन सवारी वाली और मालगाड़ियों की हालत में सुधार करना है। प्रभु के बजट में ख्वाहिशात से जुड़ा हुआ एक हदफ तय करते हुए कहा गया है कि मालगाड़ियों की नॉर्मल स्पीड 50 किलोमीटर फी घंटा और मुसाफरी गाड़ियों की नॉर्मल स्पीड 80 किलोमीटर की जाएगी। इससे दोनों गाड़ियों को वक्त पर चलाने में मदद मिलेगी। उन्होंने आइंदा 3 साल में 95% रेलगाड़ियों को वक्त पर चलाने का हदफ रखा है। ये कोई मामूली हदफ नहीं है। मुसाफिरों की सहूलियात पर जोर देते हुए वजीर रेल ने 2020 के लिए मजीद कई बड़े हदफ रखे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि हुकूमत आइंदा 3 साल में ये यकीनी बनाएगी कि आप जब चाहें तब आपको कंफर्म रेल टिकट मिले। अगर वो ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो ये रेलवे की तारीख की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। हिंदुस्तान में जहां हर साल तकरीबन 7 खरब लोग ट्रेन से मुसाफरी करते हैं और किसी भी ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलने को अल्लाह की मेहरबानी मानते हैं, वहां अगर हर ट्रेन में और हर वक्त कंफर्म टिकट मिलती है तो ये ट्रेन मुसाफिरों के लिए सबसे अच्छे दिन आने का इशारा है। वजीर रेल ने आम लोगों के लिए अंत्योदय नाम से ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। उन्होंने पहले से लगाए जा रहे अंदाजे के मुताबिक प्रीमियम ट्रेन सर्विस शुरू करने का भी ऐलान किया है। रेलवे 3 तरह की ट्रेनें चलाएगा, जिनके नाम हमसफर, तेजस और उदय होंगे। स्टेशनों की साफ सफाई, वाईफाई की सहूलत, लंबी दूरी की गाड़ियों में 3-4 एक्स्ट्रा बोगियां लगाने, खवातीन को चलती ट्रेन में टिकट देने, पसमानदा इलाकों को जोड़ने के लिए नई गाड़ियां चलाने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने, बुजुर्गों के लिए हर ट्रेन में महफूज सीटों की तादाद दुगनी करके 120 करने और बायो बैतुल खला बनवाने जैसे कई इकदामात का वजीर रेल ने ऐलान करते हुए कहा है कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ इस हुकूमत का नारा नहीं है, बल्कि अव्वलियत भी है। जहां तक इन ऐलानात को पूरा करने के लिए पैसा जुटाने का सवाल है, तो वजीर रेल ने बताया है कि रेलवे में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। भारतीय जीवन बीमा कंपनी रेलवे में पैसा लगाने को तैयार है। हुकूमत ने आइंदा माली साल में 1,84,820 करोड़ रुपए का माल जुटाने का हदफ रखा है और साथ ही कमाई और खर्च का लेवल 92% पर रखने का हदफ तय किया है। माल जुटाने के इस हदफ को हासिल करने के लिए रेलवे को मजीद इक़दामात करने होंगे, जिनमें एक कोशिश रेलवे की खाली पड़ी जमीनों की बिक्री या उनका इस्तेमाल शामिल है। साथ ही खर्च पर भी काबू रखना होगा। रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए वजीर रेल ने मेक इन इंडिया के तहत 2 रेल कारखानों का ऐलान किया है। वजीर रेल ने बताया है कि हर दिन 7 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा है। रेलवे के मंसूबों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ऑनलाइन खरीद और ऑनलाइन तकर्रुरी पर अमल करने का भी ऐलान किया है। जाहिर है तकनीक के इस्तेमाल से मंसूबों की निगरानी और शफाफियत को यकीनी बनाने का हदफ एक नई जानिब
परेशानी बढ़ने का इशारा है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद रेल बजट पर चर्चा करेंगे। वर्ष 2016-17 के रेल बजट में यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के मामले में तकनीक के अधिक इस्तेमाल के कई फैसले हैं। इससे आधुनिकीकरण की तस्वीर बन सकती है। दिक्कत यह है कि रेल मंत्रालय और बोर्ड पुराने ढर्रे से काम करते हैं, उसमें नई अप्रोच के कोई संकेत नहीं है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकुल शुक्ला है। मुकुल जी, रेलवे को लेकर एक धारणा प्रधानमंत्री ने बनवाई हुई है कि बुलेट ट्रेन की तरफ हम जाएंगे, वो हमारा लक्ष्य है। उस नाते ये जो रेल बजट आया है उसमें आगे के विजन या उसकी दिशा के नाते क्या कुछ है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है ये ग्रोथ ओरिएंटेड रेलवे बजट है। ये जैसे कि पहले ही जो चलता था, हाँ, कि कुछ भी कर दिया, सिर्फ पैसेंजर का फेयर 5 रुपया कम कर दिया, 10 रुपया कम कर दिया, और शाबाशी लेने की जो प्रक्रिया थी, ममता हो या लालू हो या नीतीश हो, वो प्रक्रिया समाप्त हो गई है। सुरेश प्रभु बड़े सुलझे ढंग से रेलवे के ट्रैक एक्सपेंशन पर, जिसको रोलिंग स्टॉक कहते हैं रेलवे की भाषा में, उसकी एक्सपेंशन पर लगे हुए हैं, कोचेज को इम्प्रूव करने पर लगे हुए हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा भाड़ा बढ़ा भी देते तो अच्छी बात होती। 5-10 रुपए भाड़ा बढ़ने से किसी को इस जमाने में कोई बहुत तकलीफ नहीं होती है। लेकिन ठीक है, 9 स्टेट में इलेक्शन है तो उसके चलते पता नहीं पॉलिटिशियन नहीं, लोक लुभावन को लेकर फिर भी वाईफाई होगा, स्टेशन आधुनिक होंगे, महिलाओं और बुजुर्गों को खास वो महत्व मिलेगा, या टिकट कंफर्म होंगे, ये इस तरह की छोटी बातें तो बहुत है। नहीं, ये तो होनी ही चाहिए ना। हाँ, पर ये बेसिक बातें हैं। मतलब ये अब बुलेट ट्रेन के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका लेकर क्या फोकस है? अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट नहीं करेंगे तो बुलेट ट्रेन कहां से क्रिएट करेंगे? आप कहीं शून्य में तो बुलेट ट्रेन चलाने नहीं जा रहे। आपको वातावरण चाहिए, और जब वातावरण तैयार हो जाए, जब एक प्रक्रिया जारी है, तो बुलेट ट्रेन अपने आप चलाता है, तब वो थोड़ा सा खटकता नहीं है। अगर आपने सिर्फ बुलेट ट्रेन ला दिया और न वाईफाई है, न महिलाओं को क्या कहते हैं रिजर्वेशन मिल रही, ना सीनियर सिटीजन वैसे ही गिरते फटकते चले जा रहे हैं, तो आपकी छवि क्या बनती है? नहीं, छवि का नहीं, मैं इसलिए वो सवाल पूछ रहा हूं कि देखिए, वो बड़ा सपना, उस बड़े सपने के लिए पूंजी का बंदोबस्त, उसका जुगाड़, वो सब का क्या ढांचा है, क्या समझ में आ रहा है? सबसे बड़ी बात है कि पूंजी की कभी भी कोई कमी नहीं है। और अगर आप सिर्फ बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, नहीं बुलेट ट्रेन नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर मोटे तौर पर वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के लिए जापान चला आ रहा है। कुछ पैसा चीनी भी लगाने को व्याकुल हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो इस कंपटीशन में पीछे जा रहे हैं। अच्छा, और अब ये है कि ये फ्रेट कॉरिडोर के लिए भी जब पैसे की कोई कमी, सबसे बड़ी बात है पैसे की कोई कमी नहीं है। हाँ, पैसा काफी सारा है। सिर्फ ये है कि रेलवे को थोड़ा सा और क्या कहते हैं, अपना इंटरनल जनरेशन बढ़ाना चाहिए था। आज के दिन इनकी नहीं, मेरा फिर ये आप जो कह रहे हैं पैसा बहुत है, सब बातें वो तो है, वो तो हमेशा के लिए स्थायी बात है। बुनियादी तौर पे कि भाई इकोनॉमी क्या रेल की ऐसी सुधरी है जिससे कि चलाने का उसका परिचालन कॉस्ट है वो कम हुआ है, कुछ बचत हो रही है, आगे के लिए मुनाफे वाली कुछ बंदोबस्त हो रहा है, कुछ सस्ता लोन मिल रहा है क्या? कुछ आंकड़े आप देखिए, जैसे ट्रैक, पहले ट्रैक जो लेइंग होता था, ट्रैक डाले जाते थे, हाँ, पहले साल पिछले कांग्रेसियों के जमाने में ये प्रक्रिया 4.5 किलोमीटर से कभी आगे नहीं बढ़ी। इसको प्रभु साहब ने 7 किलोमीटर पर ला दिया है। हाँ। अच्छा, अब उसके बाद उस प्रक्रिया को आगे और बढ़ाने जा रहे हैं। 13 किलोमीटर 17-18 में, हाँ, और 19 किलोमीटर इन 18-19। हाँ। ये बहुत बड़ी बात ये कर रहे हैं, और इसके लिए इनको बधाई देनी चाहिए। देखिए, हम लोगों में वो बिल्कुल ठीक है कि सुरेश प्रभु को अगर लेकर आए, सुरेश प्रभु के काम का अपना अंदाज, अप्रोच जो है उसमें संजीदगी, तमाम बातें शांत अपने वो। लेकिन मैं हर कोई ये कहता रहा है कि इस रेलवे
बजट से भी, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट उतनी नहीं हुई है, जो बैलेंस शीट में जो कायदे से बढ़ना चाहिए वो नहीं हुई है, तो एक तरह से मंदी की मार और अंदरूनी जो कमियां वो जिसकी तरह से, ये इस पर क्या कहना है? नहीं, अब देखिए रेलवे में अगर सबसे बड़ी बात है कि रेलवे में जो इन्वेस्टमेंट है ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। अगर इसमें आप 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 5 रुपया आउटर नॉन रेलवे इकोनॉमी में जनरेट होती है। ठीक है। तो अब ये जो आज जो मंदी का दौर जो आप बात कर रहे हैं, उस मंदी के दौर में क्या ये अच्छा नहीं होगा कि रेलवे में जो हमारा सबसे यानी कारगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और एकदम ही इसको 25-30 साल की अवसरवादी राजनीति ने बेहाल करके रखा हुआ है, उसका सुधार हो जाए, ये अपॉर्चुनिटी है। देखिए एक तरफ ऑयल प्राइसेस घटी है, हाँ, उससे क्या हो सकता है, डीजल और इनका खर्चा कम पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। लेकिन अब इसी बीच में अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ दौड़ लगाते और रेलवे के पास सबसे बड़ी बात है रेलवे अपनी रिसोर्सेस यूज कर रही है, जैसे नहीं, लेकिन उसमें एक ये बात कि एलआईसी से इतना पैसा का वो सहमति हो गई है, एसपीवी बन रहा है उसमें अहमदाबाद मुंबई के कॉरिडोर के लिए। हाँ नहीं वो ठीक है, पर उसका जुगाड़, उसका वो ठोस उसमें व्यवहारिक तौर पर कितना सही मामला चल रहा है? रेलवे ये सिर्फ पब्लिक टैक्स पेयर के पैसे पर क्यों रहे? देखिए जो टैक्स पेयर का पैसा है उसकी, देखिए हमें नहीं तो बहुत सारी चीजों के लिए बहुत सारी चीजों के लिए बहुत सारे साधन जमा करने हैं। मोदी के पास एक विजन है, उस विजन के अंतर्गत अगर रेलवे मान लीजिए 10 अपना जो इनका एसेट है उसका 10% या 15% लोन में रेज कर ही लेते हैं, तो इससे कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली नहीं, इससे रेलवे की फाइनेंसेस पर कुछ असर नहीं होगा। बजाबते रेलवे खास करके अकाउंटेबल हो जाएगी, बिकॉज जिसने पैसे दिया उसको तो आपको करना है, हिसाब तो देना पड़ेगा ना। तो उससे रेलवे की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ने से जो उनकी परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस इंप्रूव। मतलब कुल मिलाकर आप इस रेल बजट से संतुष्ट है और इसको आगे का ग्रोथ का, मैं इसको कहता हूँ ग्रोथ ओरिएंटेड रेलवे बजट। जी मुकुल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब फिर कल मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।